देखो क्या होता है ना, इन दी बुक्स ऑफ दी लेसी क्या होता है कि तुमको ना फाइनेंशियल चार्जेस का कैलकुलेशन करने आएगा और एक ऐसा क्वेश्चन आएगा निकालने के लिए। और इन दी बुक ऑफ द लेसर तुमको क्या होता है, अनअर्नड अनअर्नड इनकम निकालने आएगा। तो देखो इसमें तो तुमको हम पहले वाली वीडियो में बता चुके थे, लेकिन यहाँ से रिलेटेड तुमको कुछ कन्फ्यूज़न था। तो यहाँ पे देखो प्लान का जो डेप्रिसिएशन होता है वो क्या होता है, लेसी चार्ज करता है, तो इन दी बुक ऑफ लेसी में आएगा। और लीज लाइबिलिटी जैसे लीज एसेट ये है, तो ये ना तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन तुम्हारी लीज लाइबिलिटी तुम फ्यूचर में दोगे, तो इसीलिए यहाँ पे तुम ना क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट को क्या कर रहे हो, तुम जोड़ रहे हो। इसका मतलब ये होता है। और देखो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट करना फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एमएलपी और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स में जो भी लोअर रहेगा उसको लोगे, और लोअर रहेगा और फिर उसको फेस वैल्यू से जब कंपेयर करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी को जो लोअर रहेगा उसको फेस वैल्यू ऑफ उससे जब कंपेयर करोगे तो जो आता है वो इंटरेस्ट आता है। यही फाइनेंशियल चार्जेस है। लेकिन इसको ऐसे नहीं दिखा करके तुम इसको उसमें ना दिखा करके तुम इसको टेबुलर फॉर्म में दिखाओगे, तो टेबुलर फॉर्म में क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस मतलब जो लोअर है, यही प्रेजेंट वैल्यू और प्लस इंटरेस्ट माइनस लीज रेंट, इसको दिखा दोगे तो इस तरीके से आएगा। और तुमको पता है डेप्रिसिएशन कौन कैलकुलेट करता है, लेसी। तो इन द बुक्स ऑफ लेसी बना रहे हो तो वो, और फिर लीज लाइबिलिटी में तुम क्या करते हो, इंटरेस्ट जोड़ देते हो। क्यों जोड़ते हो, क्योंकि वो प्रेजेंट वैल्यू पे निकली हुई है और तुमको फ्यूचर वैल्यू में पेमेंट करना है, इसीलिए तुम उसका इंटरेस्ट अमाउंट जोड़ करके बताते हो। तो ये है। इसमें एक और चीज़ आता है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एम एल पी इज़ हायर देन द फेस वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एम एल पी ये आ रही है और फेस वैल्यू से तुम हायर है, मतलब तुम ना क्या कर रहे हो, तुम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो उसको। तो इसका मतलब कि तुम एक्स्ट्रा सर्विसेज भी ले रहे हो, तो जो तुम्हारी ये डिस्काउंटिंग रेट है ये तुम्हारी गलत है। तो तुमको ना आई आर आर से निकालना पड़ेगा। अब जब तुम आई आर आर से निकालोगे तो तुम कैसे निकालोगे, क्या क्या रेट लोगे, तो उसके लिए ये है। तो पहले एक रफ में ऐसे कैलकुलेशन कर लेना कि 70,000 है इंटू 5, तो इतना जी आर वी इतना है, इसको 5 साल से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब जो एसेट्स की रियल वैल्यू है, मतलब कि फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू ऑफ दी एसेट्स कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स कितनी है, 2 लाख है। ये प्रेजेंट वैल्यू में नहीं है, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट 2 लाख है। तो वो कंपेयर माइनस करके डिवाइड कर तो 17 पॉइंट, मतलब कि इसी के बीच में होगा। तो मतलब कि तुम वही है कि एक तुम ले लिए 24% और एक 25%, मतलब 24% 25% लिए और आईआरआर का फॉर्मूला लगाया तो ये आया। अब तो इस पे कैलकुलेट करोगे तो जैसे फाइनेंशियल चार्जेस का करते हैं कि ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस लीज हैं, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस प्रेजेंट वैल्यू आएगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एमएलपी तुम 2 लाख ही लोगे, मतलब प्रेजेंट वैल्यू को फेयर वैल्यू लोगे। क्यों क्यों लोगे, क्योंकि तुम्हारा जो क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एमएलपी है वो हायर है, क्योंकि तुम्हारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एमएलपी है वो तुम्हारा हायर है। तो इसमें देखो एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी आ रहा है और एक फेयर वैल्यू, और उसको फेयर वैल्यू भी बोलते हैं और उसको मतलब फेयर ही वैल्यू बोलते हैं, या नॉमिनल वैल्यू जो भी है वो बोलते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू या फेयर वैल्यू पे इसको करके तुम कैलकुलेट कर दोगे। फिर तुमको पता है कि क्या करना है, ये आ जाएगा फाइनेंशियल चार्जेस, एंट्री आ जाएगी इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब इन दी बुक्स ऑफ द लेसर में, अब देखो लेसर को तो पैसा मिलने वाला है, तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, लीज रेंट प्लस जीआरवी प्लस अनगारंटेड रेसिडल वैल्यू। अब देखो क्या होता है, जीआरवी में दो चीज़ें आती हैं कि एक तो जीआरवी तो लेसी ने एग्री कर दिया कि ईयर एंड में मैं इतने में तो खरीद लूँगा, तो वो गारंटीड होगी, या लेसर किसी थर्ड पार्टी के पास गया, उसने बोला कि मैं इतने में खरीद लूँगा, तो जो भी हायर होगा उसको लेंगे। और फिर ना जीआरवी और अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को हम एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, तो इसको करोगे
तो तुम्हारा क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का अगर तुम ये फ्यूचर वैल्यू अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू कर दोगे तो इसको क्या करते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स और नेट इन्वेस्टमेंट। तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स नेट इन्वेस्टमेंट आएगा, तो फिर उसके बाद से ना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो अनअर्न फाइनेंस इनकम आ जाएगा, जो कि पूछता है, अनअर्न फाइनेंस इनकम पूछता है। फिर उसके बाद से तुम्हारा अगर ना ये दिया है क्वेश्चन में तो निकालने की ज़रूरत नहीं, दिया है तो वो जो 50,000 है, क्या है 50,000 तुम्हारा जो एनुअल लीज रेंट है वो है, और एनुअल लीज रेंट प्लस 40,000 कैसे आया, प्लस 40,000 यहाँ पे सिर्फ गारंटी रेसिडुअल वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे गारंटी प्लस अनगारंटी आएगा। लेकिन इन द बुक ऑफ लेसी होता तो यहाँ पे सिर्फ गारंटी वाला आता, तो उससे करके तुम आईआरआर से तुम इसका रेट निकाल लोगे। और फिर तुमको पता ही है कि ओपनिंग बैलेंस प्लस क्या होता है, FII और माइनस लीज रेंट कर दोगे। फाइनेंस इनकम ऐड होगा ना, तो ओपनिंग प्लस फाइनेंस इनकम माइनस लीज रेंट। ओपनिंग क्या है, ओपनिंग वही प्रेजेंट वैल्यू लोगे। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 2 लाख आई है प्रेजेंट वैल्यू, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लोगे। देखो यहाँ पर भी जो ना आती है वो प्रेजेंट वैल्यू आती है, लेकिन इन केस ऑफ फाइनेंशियल जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP हायर रहती है, उस केस में तुम्हारी यहाँ पे फेयर वैल्यू आती है। और यहाँ पे लीज रिसीवेबल होगा, तो रिलीज रिसीवेबल में मतलब ये 2 लाख रुपए तो मिल रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में मिलने वाला है, तो तुमको फाइनेंस इनकम ऐड करके बतानी पड़ेगी। तो वही है, फाइनेंस इनकम ऐड करके बताया गया है। पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे फाइनेंस इनकम आ जाएगा, और क्या। उसके बाद तुम्हारा आता है सेल्स एंड क्या होता है, लीज बैक ट्रांजेक्शन। सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन क्या होता है, सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन ये होता है कि मान लो कि तुमको 20 लाख की ज़रूरत थी, तो क्या करते हो, तुम जाते हो बैंक के पास कि कहते हो 20 लाख दे दो, तो बैंक कहते हैं ऐसे नहीं दे सकते। तो कहता है कि ना तुम मेरी 50 लाख की प्लांट रख लो, ओनरशिप रख लो अपने पास, और उसका 20 लाख रुपए मुझे दे दो, और फिर इस गारंटी के साथ कि तुम फिर वापस से लीज बैक पे हमको दे दोगे वो प्लांट को, और उसके बदले में हम तुमको जब हम सारा जब लीज पीरियड एंड होगा तो उस एंड में तुमको हम 20 लाख रुपए दे करके अपना प्लान तो वापस ले लेंगे। तो इसमें ना क्या होता है, बहुत सारी अकाउंटिंग क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है। जैसे गड़बड़ हो जाती है कि बुक वैल्यू तो 50 लाख की थी, लेकिन सेल्स प्राइस 20 लाख का है, तो यहाँ पे तुम 20 लाख दिखाओगे, 20 लाख 5 4 या 20, तो तुम्हारा डेप्रिसिएशन यहाँ पे 4 लाख आएगा, लेकिन और तुम्हारा लॉस है 30 लाख का, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसकी तो तुम क्या करोगे, जो लॉस है 30 लाख का उसको भी तुम डेफर्ड इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन तुम उसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन द रेशियो ऑफ तो इससे ना क्या होता है 10 लाख आएगा, और मेन तो तुम्हारी बुक की वैल्यू 50 लाख की थी, तो मेन तो 10 ही लाख आना था, तो ये यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। 20 लाख रुपया लॉस ऑन सेल, 30 लाख वो, तो लीज होल्ड मशीनरी टू लीज बैक, बुक में वैल्यू 20 लाख पे डेप्रिसिएशन तुम्हारा क्या होगा, 5 ईयर लगेगा, लीज होल्ड मशीनरी टू लीज लाइबिलिटी। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पे तुम्हारा डेफर्ड गेन कितना का हुआ, 6 लाख का बुक वैल्यू है 4 लाख, डेफर्ड गेन 2 लाख का, डेप्रिसिएशन तुमको 20% लगाना है के हिसाब से। आप लोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट, तुमने 6 लाख में बेची है तो 6 लाख आया, डेप्रिसिएशन उतना लगा, यहाँ पे आया, फिर ये, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया। अब ये क्यों तुम निकाले हो, ये निकाले हो कि तुम्हारा इस रेशियो में तुम बांट सको, तो रेशियो में तुम डेफर्ड गेन को बांट दोगे। तो डेफर्ड गेन क्या है, डेफर्ड गेन है तुम्हारा 2 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई इतना इंटू 1,20,000, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 लाख रुपया। प्लांट की वैल्यू थी 4 लाख रुपया, डेफर्ड गेन तुम्हारा 2 लाख रुपया हो गया। और इसको तुमको 5 साल तक करना है, तो तुमको वैसे तो देखा जाए तो 5 4 जा 5 5 जा 25 या 35 7 जा 35 5 8 जा 40 5 9 जा 45 5 8 जा 40, 80,000 आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही आ रहा होगा। तो उसी के वो बोला है कि लीज होल्ड तो तुम्हारा 6 लाख है, डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट टू लीज होल्ड प्लांट
है तुम्हारा 6 लाख का डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 5 इफ 5 to 10 1,20,000 आ रहा है। और तुमको डेप्रिसिएशन ऑन प्लान को कम करना पड़ेगा। कितने से कम करोगे? इतने से, इस वैल्यू से तुमको कम करना पड़ेगा। तो ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लान तुम प्रॉफिट एंड लॉस में तुम भेज दोगे और फिर डेफर्ड गेन को तुम डेबिट कर दोगे और प्रॉफिट एंड लॉस को तुम क्रेडिट कर दोगे। तो जिससे कि जो 1,20,000 तुम्हारा डेबिट में आ रहा था वो तुम्हारा माइनस हो जाएगा इतने से और वो बैलेंस हो जाएगा। तो उसका मतलब ये है बचा हुआ बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा एज अ लायबिलिटी ऑफ अ नॉन करेंट लायबिलिटी ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटी में, अदर में। तो यही है।